नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शीतल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। और न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों की और क्या कुछ ताजा अपडेट है उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पुलवामा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और हमला जो है वो हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला जो है सुबह सवेरे देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि एक और त्राल में ये पूरा हमला हुआ है और लेबर पर गोली जो है वो मारी गई है और उसे काफी सारी चोटें जो है वो आई है। फिलहाल सेना ने जो इलाके में सर्च पर ये आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, गांधरबल का हमला हमला जो है भूल कर पुलवामा के सामने आया, जहां पर प्रवासी पर गोली मारने का ये मामला है और घायल अवस्था में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और सेना ने पूरे इलाके को वहां पर घेर लिया गया है, अपने चपेट में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि आखिर कौन ये लोग हैं जिन्होंने हमला किया है। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो पिछला हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला था गांधरबल में, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, कुछ जम्मू कश्मीर के थे और कुछ बाहरी थे। उसमें सीआरएफ संगठन ने सीधे तौर पर ये पुष्टि की थी कि ये हमला उन्होंने करवाया है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अब ये दूसरा हमला कुछ ही दिनों के भीतर निकल कर आया है, जो ये बताता है कि आतंकवाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में सक्रिय है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये वही प्रवासी है जो बाहरी राज्यों के वहां पर लोग काम करने के लिए आते हैं, अपनी मजदूरी के लिए आते हैं, उन पर ये हमले हो रहे हैं। तो फिलहाल ये घायल बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेना ने सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया हुआ है। उन पर जरूर बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है वो यूपी का रहने वाला है। इसका नाम कुमार बताया जा रहा है और वो 19 वर्ष की है और इस तरह से गांधी बड़ा आतंकी हमला लेबर की मदद 7 लोगों की जान गई। था डॉक्टर शाहनवाज और उनके साथ बाकी मारे गए थे और कई जो गंभीर रूप से घायल पुलवामा में ये अटैक हुआ है। उसके बाद उसे इमीडिएटली जो है अस्पताल ले जाया गया, ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया। फिलहाल गंभीर चोटें नहीं आई है, हाथ पर चोट आई थी, जिसके बाद तत्काल इलाज जो है इसका करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन जो है सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और बड़ा सवाल, नई सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद दहेज के टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार कश्मीर में फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार इस पर किस तरीके से काम करेगी, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, और देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर अभी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, त्राल से लाइव बने हुए हैं शेख कौसर हैं। शेख साहब, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, शीतल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बडगुंड त्राल का इलाका, जहाँ पे सुबह सवेरे गोली चलने की आवाज भी सुनाई गई, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स से पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया। तो पता चला कि वहाँ पे जो जो वहाँ पे यूपी का राष्ट्रपति थी, उससे गोली लगी है। नामून बंदूक बरदारों ने उससे गोली चलाई है, जिसमें उसके हाथ में गोली लगी है। तो उसके बाद नजदीकी हॉस्पिटल दिया गया, वहाँ से उसको बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन अभी जो पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है। अभी हमलावरों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। आपको बता दूं कि अभी पुलिस की तरफ कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि वाकई में ये मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और मामला है। फिलहाल जो ये बंदा है ये यूपी का रहने वाला है, ये पेशे से नाई है, वहीं पे पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे निकला था घर से बाहर, जो जहाँ पे ये रहता है उसके बाहर निकला था, तो वहाँ पे नामुमकिन बंदूक बरदारों ने इस पे हमला करके उसको जख्मी कर दिया। जी शेख साहब, बताइएगा अभी तक क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है इस हमले को लेकर? हालांकि ये धमाका क्या था, आवाज क्या थी, ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन क्या प्रारंभिक जांच में अभी तक निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है। तो हमने वहाँ के साथ भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई आवाज नहीं सुनी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक जांच कर रही है, वो वहाँ पे पूछताछ
वो लोगों से वो अभी भी जारी है। वहाँ पे पूरी तरह वो खंगाल रहे कि ये मामला है क्या, बाकी में मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और। हालांकि ये जो वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंटों का ही हमला है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस अभी ये जांच कर रही है। तो पुलिस जब प्रेस रिलीज जारी करेगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि ये मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और। हालांकि ये जो यूपी का बंदा है ये अभी स्टेबल पे बताया जा रहा है कि बोन एंड बेल्ट हॉस्पिटल ये रेड इलाज है। तो फिलहाल पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है। तो मजीद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया गया, तो पूरे इलाके को ये जो कैसों में लिया गया है, तो पूरी तरह ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माजरा क्या। तो कुछ ही देर में अब ये पता चलेगा कि ये मामला था क्या। बिल्कुल कौशल, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके से नई सरकार जब से आई है, साफ तौर पर ये एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक तरफ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जिस तरीके पिछला आतंकी हमला हुआ, TRF ने जिम्मेदारी दी, हौसले तो बुलंद होते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि जो ही मतलब यहाँ पे सीएम बना तो उसके बाद शुक्र में एक पहला हमला हुआ गंदरबल में हुआ, तो अब ये पिछली बार बरगुन त्राल में हुआ। तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम बनने के बाद ये ऐसे फिर से क्यों हालात खराब हो गए। हालांकि हमने देखा 2019 से बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सब कुछ हो रहा था, कोई किलिंग्स नहीं हुई, लोग भी खुश थे। तो लेकिन कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे कि लगातार बाहर जो यूपी वाले या बाहर के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन पे हमला हो रहा है। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये कौन कर रहा है, ये वाकई में मिलिटेंट करे। हालांकि हमने देखा कि जो गगनगिर का मसला था वहाँ पे TRF ने जिम्मा लिया था कि ये हमला हमने किया, लेकिन अभी त्राल की बात करेंगे, त्राल में अभी तक किसी भी तंजीम ने ये इसकी तस्दीक नहीं की है। तो फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस अभी खंगाल रही है पूरे मामले को। तो अभी पहले जिस तरीके से 2019 के बाद के हालातों की बात की, तो कहीं ना कहीं डर जो है आतंकियों के बीच या इस तरीके की जो हरकतें करते हैं उन शरारती तत्वों के बीच था, लेकिन अब एकदम से जो है पलटा देखने को मिला है। अब डर जो है फिर से लोगों में बनाया है। तो किस तरीके से अब इस नई सरकार को अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपनी तस्वीर साफ रखने के लिए ये सिक्योरिटी के हवाले से काम करना जरूरी है कश्मीर में? बिल्कुल, हमने देखा कि 2019 के बाद चाहे यहाँ पे चुनाव हुए तो लोग बड़े पैमाने पे वो शमूलियत भी की, लेकिन हमने जब देखा कि सरकार बनने के बाद यहाँ पे फिर से लोगों में खौफ दहशत पैदा हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे लगातार उसकी किलिंग्स हो रही है। तो लोग कहीं ना कहीं खौफ दहशत में पैदा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इनसे पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इससे देखना चाहिए कि ये जो किलिंग्स हो रही है ये कैसे हो रही है, कहाँ से मिलिटेंट आ रहे हैं। तो ये इसका पूरी तरह इस पर जाँच करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो हमलावर है इनको नीलाम करें, इनको ये पता चले कि ये कौन कर रहा है। तो क्या इसका एक और मायना ये भी निकाला जा सकता है कि लगातार जो आतंक को खत्म करने का यहाँ पर एक जो दावा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस के तहत, तो एक बार फिर से आतंकी सक्रिय हो रहा है। तो क्या ये फिर से जताने की कोशिश की जा रही है कि हम कश्मीर में हैं, हम यहाँ से गए नहीं हैं, हम यहाँ से हटे नहीं हैं, अभी हम यहाँ पर हैं? बिल्कुल, हमने भी देखा कि मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2019 से लेकर आज तक हमने देखा हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, इक्का दुक्का वाक़ात कहीं न कहीं होते थे। लेकिन हमने जब देखा अभी सरकार बनी ही नहीं, अभी पूरी तरह ये मतलब बनी नहीं, तो उसके बाद आज ये किलिंग शुरू हुई। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसका मतलब है अगर मिलिटेंट वाकई में यहाँ पे मौजूद है तो इनका खात्मा करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। एक सब जाहिर सी बात है, सरकार ने कहा है कि केंद्र के साथ तालमेल के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जो सरकार चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र था उसमें कुछ और था, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी थी, पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाना था, ये तमाम चीजें थी, लेकिन पलटी मार दी। अब केंद्र सरकार के साथ तालमेल करना है तो उसको लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के साथ ही चलना पड़ेगा। तो क्या ये कदम सरकार की तरफ से हो सकता है कि आतंक को जड़ से खत्म किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल सीधा, जब तक केंद्र सरकार के साथ तालमेल ना हो तब तक ये सरकार भी मुश्किल, इनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हालांकि आपने देखा अभी सरकार यहाँ पे तो किलिंग शुरू हुई, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनको केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके यहाँ पे जो 2019 से हालात बिल्कुल नॉर्मल थे उसी तरीके से आगे भी इनको चलाना चाहिए। तो जब तक ये पॉसिबल नहीं है, जब तक केंद्र सरकार के साथ इनका तालमेल नहीं रहेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ कौशल जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार की नीति क्या होगी, किस पॉलिसी के साथ काम होगा और कैसे आतंक का जो साया है उसे कश्मीर के अंदर से खत्म किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो पिछला हमला जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, उसकी तस्वीर निकल कर आई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जम्मू कश्मीर की गांदरबल हमले की एक सीसीटीवी फुटेज है और हमले में शामिल 2 आतंकियों की तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। हथियारों से लैस 2 आतंकियों की सीसीटीवी फुटेज। ये 20 अक्टूबर को आतंकवादियों ने जो बड़ा हमला किया था, इस हमले को अंजाम दिया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारियों पर यह हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। उसके बाद अब ये सीसीटीवी फुटेज आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे, ये वही 2 आतंकी हैं जो हथियारों के साथ उस रात जो है डाइनिंग एरिया में आए थे, जहां पर लेबर्स जो है खाना खाने के लिए पहुंचे थे और इन पर हमला जो है वो किया गया था। 20 अक्टूबर को ये बड़ा आतंकवादी हमला गांदरबल के गगनगीर में देखा गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत वाक़या हुई थी और 6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। तस्वीर स्क्रीन पर देखिए कि वही सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 2 तस्वीरें, 2 चेहरे सामने आए हैं आतंकियों के, जो कि ये बताए जा रहे हैं कि सीआरएफ से कहीं न कहीं ताल्लुक रखते हैं। अब देखना ये है कि कब इन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के इनका जो किस तरीके से इन पे लगाम जो है वो कसी जाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए आतंकवाद को लेकर, एक बड़ा सवाल तस्वीर में बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है और हथियारों से लैस 2 आतंकियों की तस्वीर जो है सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है, जहां पर डॉक्टर शाहनवाज की मृत्यु हुई। यहाँ जम्मू के इंजीनियर की अगर बात की जाए, शशि अब्रोल की हुई और बहुत सारे लेबर्स जो कि बाहरी राज्य के थे, उनकी भी इसमें मौत वाक़या हुई। तो अगर हमले की बात की जाए तो उसके बाद पूरे कश्मीर में कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है और डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गांदरबल से इस वक्त हमारे साथ सलीम वारिस जुड़ चुके हैं। मैं फिर से सलीम का रुख करना चाहूंगा। सलीम, तस्वीरें भी सामने आई हैं, यानी कुल मिलाकर एक आधार मिल चुका है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। क्या इसको भी जांच के साथ एक आधार बनाया जाएगा, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है? बिल्कुल शीतल, जो 20 तारीख को जो शाम को अटैक हुआ था, उसके बाद जो 2 दिन से हम अपडेट दे रहे थे कि जो ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, 20 को शाम को इन लड़कों को उठाया था वहां पे पूछताछ के लिए और पिछले 2 दिन से लगातार इसमें एनआईए, कश्मीर पुलिस, एसओजी, बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो देश के हैं वो इसमें केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आहिस्ता करके इसमें बहुत सारी चीज जो इंक्लूडेड जो सीक्रेट इनका दस्तावेज है वो इनको मिला है। कहीं ना कहीं जो इस अटैक के पीछे कोई ये होगा तो उसका भी कुछ इनको मिला है, लेकिन अभी तक जो हमारा जराया ये कहता है कि क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसियों का ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है, ये किसी के साथ शेयर नहीं होता है। लेकिन कल शाम को जो ही इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में जो 2 बर्दाश्त दिए थे तो उनका ये इन्होंने दिखाया था कि वो भी इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए कहा गया था। तो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस टाइम एनआईए की तरफ से पूरे टॉप ऑफिसर दिल्ली से आए हैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एसओजी का ग्रुप है, बाकी सारी चीजें, तो इस टाइम भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरी तरह से। इस टाइम इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सलीम, इसी के साथ अगर इस अटैक को लेकर बात की जाए, ये भी कहा गया कि इन आतंकियों द्वारा पहले एरिया की रखी की गई, कुछ देर पहले वहां पर ये काफी टाइम पहले आ चुके थे, आसपास के एरिया को खंगाला गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये फॉरेन टेररिस्ट है तो ओजीडब्ल्यू का रोल तो इसमें रहा होगा, तभी कहीं ना कहीं एरिया की रखी की गई। वहां पर कब कौन किस वक्त आता है उस चीज का भी ध्यान रखा गया। देखो रूपाली, अगर ये केस जिसमें अटैक हुआ था, ये जरूरी है कि जिस हिसाब से इस अटैक को किया गया है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड फील्ड जिस हिसाब से अटैक किया गया है और वहां से उसके बाद वो फरार हो गए हैं, तो इसमें जरूर वहां पे जो इसका अपर ग्राउंड जो होगा, फील्ड होगा, जरूर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरी तरह से, इसीलिए ये केस एनआईए को सौंप दिया गया था। तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस टॉप खुद इसको आईजीपी कश्मीर मॉनिटर करते हैं और एनआईए से जो दिल्ली से टॉप ऑफिसर्स आए हैं वो भी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं न कहीं
कुछ न कुछ जो ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, क्योंकि जब ये अंदर घुसे थे तो मैच के पास पहुंचना ये सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद वहां से फरार होना, क्योंकि गगनगीर ऐसा इलाका है जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। अगर उससे कहा जाए जो सोनमर्ग से एक बड़ा ग्रुप फौज का रहता है, अगर गोंड से कहे तो गोंड में भी बड़ा एक फौज का ग्रुप रहता है, तो कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज। बिल्कुल सलीम, अब कितना ज्यादा जरूरी है इन दो आतंकियों की जिनकी तस्वीरें सामने आई है उन्हें पकड़ना, क्योंकि साफ तौर पर आपको अगर बात की जाए इन दो आतंकियों की, तो पहले भी ये कहा अगर ये और आतंकी गतिविधियों को जो है वारदातों को अंजाम दे सकते हैं तो सिक्योरिटी के लिए भी ये कितना बड़ा चैलेंज है जिन दो आतंकियों की तस्वीरें सामने आई है उन्हें पकड़ा जाए। देखो, तस्वीर लगाने की ये नहीं है कि इसको पकड़ने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी असिस्टेंट जो काम करते हैं पूरी तरह से स्पष्ट चल रहा है। जंगली इलाका है कंगन सब डिवीजन, चाहे आप गोंड की बात करो, सोनमर्ग की बात करो, सिटकड़ी की बात करो या गगनगीर की बात करो। माजी में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, इसको गोंड गुरेज बांडीपुरा है, ऊपर से दूसरा ट्रैक। सलीम, आप सुन पा रहे हैं? चलो, सलीम का फिलहाल संपर्क कट चुका है, और लेकिन फिलहाल जिस संपर्क के साथ अभी आतंकवाद करते कश्मीर में काम कर रहा है, इस बड़े नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि निरंतर कश्मीर के अंदर हमले हो रहे हैं जो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, खास तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए जो अपने सोर्सेज के आधार पर काम करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गई है। आने वाले समय में क्या ये और बड़ा चैलेंज बनते जाएगा कश्मीर के अंदर? क्या फिर से जो आतंक है या जो आतंक की जड़ें हैं वो कश्मीर के अंदर उगेंगी, पनपेंगी, जो कहीं न कहीं सेना और सरकार के लिए चुनौती बनेगी? पीएम उमर अब्दुल्ला आज जो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे जम्मू कश्मीर से, एक और बड़ी खबर, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है और ये मुलाकात पहले से ही तय मानी जा रही है। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर ये मुलाकात होना संभव है, और बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से ही मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। अभी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का गठन हुआ है, और ये सरकार लगभग 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर वासियों को मिली है, और इस सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज है, इस सरकार की जो अब रूपरेखा है, वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया तो यहाँ पर काफी चीजें बदली, जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बना दिया गया, और तमाम जो नियम होते हैं वो उनको शिफ्ट करना पड़ा। उस वजह से अब यहाँ पर सरकार का अभी तक का जो रूल है वो उतना कारगर नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार पहले ही मूवमेंट पर जो राज्य के दर्जे को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, उससे ये साफ है कि सरकार यहाँ पर आज़ादी से काम करना चाहती है, अपने पावर्स, अपनी शक्तियों के साथ काम करना चाहती है, जनता के लिए काम करना चाहती है। इसको लेकर केंद्र सरकार का कितना सहयोग होगा, कितना तावन होगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होना संभव बताया जा रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ और फिलहाल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, और सबसे अहम मुद्दा राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर चर्चा की जाएगी, और भी बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कल देर रात जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, करीबन आधे घंटे यानी 30 मिनट तक बातचीत। अहम मुद्दों को लेकर ये चर्चा, ये बैठक की जा रही है, और फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, गांधरबल अटैक के बाद एक बार फिर से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये बात साफ तौर पर कही गई थी, केंद्र सरकार से भी ये बात साफ तौर पर सामने आई थी कि जब सही समय होगा राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को तब दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर, राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बातचीत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से मैनिफेस्टो उन्होंने सामने रखा था, तो उस मैनिफेस्टो के आधार पर ही काम करेंगे। तो पहला प्रस्ताव जो है वो राज्य के दर्जे को लेकर पास किया गया, वो प्रस्ताव सामने आया कैबिनेट के जरिए, और उसके बाद एलजी की मोहर भी इस प्रस्ताव पर लग गई, और अब ये सीधे
इसका जो जड़ है, जहां से चाबी है, वो केंद्र सरकार के पास है। क्योंकि जब राज्य का दर्जा यहाँ पर बहाल होगा तो उससे पहले एक संवैधानिक प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, जिसमें पहले केंद्र सरकार को ये बिल पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, और ये तमाम प्रक्रियाओं के बाद, ये तमाम पड़ावों के बाद जब एक एक करके आगे चलेगा तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये सब पहले जानना जरूरी है कि आखिर केंद्र सरकार का इसमें रुख कितना है। क्या केंद्र सरकार अभी इस अवस्था में है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया था संसद के अंदर से कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर वासियों को उनका हक मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषणों के जरिए कई जगहों पर जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने ये जिक्र किया था कि बीजेपी ही, यानी जो केंद्र में सरकार है, वो ही आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकती है। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे नंबर के साथ, उससे ये लगता है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी पड़ती हुई नजर आएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव कराए गए, और अब ऐसा लगेगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला देगी और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर वासियों को राज्य का दर्जा मिल पाएगा। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों की, तो उससे पहले भी मैनिफेस्टो में भी ये चीज रखी गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है वो वापस किया जाएगा। जहां 2019 की बात की जाए तो इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये केंद्र सरकार के अंदर जो है जम्मू कश्मीर यूटी चल रही है, और अब ये देखने वाली बात है कि राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे को लेकर जो बातचीत की जाने वाली है उसमें किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा, बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकार बनाने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न ही सिर्फ राज्य के दर्जे की बात की जाए बल्कि और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। जम्मू कश्मीर से कुछ अहम मुद्दों को लेकर दिल्ली में चर्चा की जाने वाली है, और इसको लेकर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बातचीत होने वाली है। चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे ये मुलाकात कितनी अहम है और क्या इस मुलाकात का फल मीठा होगा जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, ये देखना दिलचस्प है। आसिफ, ये मुलाकात कितनी अहम है और किस नजरिए से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? ये संभव है कि अब मुलाकात जब प्रधानमंत्री मोदी से होगी तो पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन क्या केंद्र सरकार का पूर्ण राज्य को दर्जे को लेकर ये विजन साफ है? जी बिल्कुल, अब समय आ चुका है देने का। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और थोड़ी देर में इंतजार इस बात का भी है। अभी हम जो लेटेस्ट अपडेट देख पा रहे प्रधानमंत्री 5,000 किलोमीटर का सफर उनको तय करना है, और 12.5 से 13 घंटों का ये समय लगता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी जो आज टॉप लेवल की सेलिब्रेशन होनी है, जो मुलाकातें होनी है, उनमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, जो अभी तक हमें जानकारी है। और दोपहर के बाद एक समय तय किया जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में सामने आ जाएगी, क्योंकि सीएम का सबसे पहला इंतजार था या सेंट्रल लीडरशिप से या सेंट्रल कमांड से मुलाकात उमर अब्दुल्ला को करनी है। उनमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो मुलाकात हो चुकी है, और दो इनमें इम्पोर्टेंट चीजें थी, कल की और आज की मुलाकात, और वैसे के चाहे वो 30 मिनट 25 मिनट या 20 मिनट की मुलाकात हुई हो। आपको याद होगा कि 17 तारीख को अक्टूबर को एक कैबिनेट की बैठक हुई, और ये पहली बैठक थी जिसमें एक प्रस्ताव लाया गया। उस रेजोल्यूशन के जरिए बताने की कोशिश हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो 12 पॉइंट मैनिफेस्टो था, जो चुनाव से पहले उन्होंने अनाउंस किए थे, जो बातें की थी, जो वादे किए थे, उसमें से एक वादा ये था कि एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा, और ये समय से पहले हो, कम से कम 2-3 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस पॉलिटिकली हो, या अगर लीगली कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो एक तो वो वादा किया गया था, और एक रेजोल्यूशन आर्टिकल 370 और 35A कहा गया था कि विधानसभा के अंदर उसको भी पारित करने की कोशिश होगी। पहला वादा तो पूरा हुआ फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, और वो रेजोल्यूशन
उमर अब्दुल्ला हमारी जानकारी के मुताबिक उनके जो करीबी हैं उनसे हमारी बात हुई, बता रहे हैं कि वो अपने साथ लेकर गए, यानी जो हार्ड कॉपी है वो उमर अब्दुल्ला के पास है और वो गृह मंत्री से कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। वहाँ सिर्फ बातचीत हुई है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव उन्होंने देना है वो प्रधानमंत्री को देना है। तो दो चीजें क्लियर हैं, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकली जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबकी नजरें हैं कि राज्य का दर्जा और जिस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को डिस्टेंस पावर यूटी कहा जाता है, इसको पूरी तरीके से काम करने का अवसर जो है वो सरकार के पास रहे या उनको मौका मिले। एक तो उसको लेकर एक डेवलपमेंट होने जा रही है। दूसरी बात ये कि कभी भी आप किसी भी राज्य को देखेंगे, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे, ये कभी भी संभव नहीं होता कि आप केंद्र के साथ अगर तालमेल ना बिठाएं, कोऑर्डिनेशन अच्छा ना करें, अगर कहीं पर थोड़ी सी भी कहीं खींचातान होती है तो उसका नतीजा होता है किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे आप बजट देखें, सरकार के फैसले देखें, बड़े आप रेजोल्यूशन देखें, प्रस्ताव पारित होंगे, क्या पॉलिटिकली अभी केंद्र सरकार इस स्थिति में है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे? देखिए, अगर आप 2 महीने पीछे वाले स्टेटमेंट की तरफ चले जाएं तो चाहे वो पीएम हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और जितने भी स्टार कैंपेनर बीजेपी की तरफ से 40 के आसपास के और फिर कांग्रेस के लोग भी आए, जो वो बात कर रहे थे, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि चुनाव के बाद, चुनाव के तुरंत बाद, इससे पहले एक स्टेटमेंट था 4 सालों में, जिसको बार बार कहा जाता रहा कि जब हालात जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक होंगे, सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, तब राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन उसी लाइन को चुनाव से ठीक पहले चेंज किया गया और सीएम हो, बाकी तमाम लोग हों, उनके जितने भी कोलैबोरेटर्स यहाँ आए, जिसने कैंपेन की, कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वो वादा पूरा किया जाएगा जो गृह मंत्री की तरफ से सदन के पटल पर बात कही गई थी। इसका मतलब यह है कि 4 साल के अंदर जो लाइन थी और 2 महीने पहले जो कुछ कहा गया, एक बड़ा चेंज था, एक मैसिव उसमें हमने तब्दीली देखी। उस बदलाव का, उसका रिजल्ट हम ये देख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा और समय लगे, क्योंकि अभी हमें इंतजार इस बात का भी करना होगा सरकार की तरफ से इस पर क्या किया जाएगा। ये जवाब हमें कम से कम दिसंबर और जन के आसपास मिलेगा। आज अंदाजे लगाना ये शायद आसान होगा, मगर आप देखेंगे विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा, लोकसभा के अंदर ये एक लंबा प्रोसेस है। ये बहुत सारे लोग शायद इसको समझ ना पाए, बल्कि उनको लग रहा होगा कि अनाउंसमेंट कर दी गई, हो गया। ऐसा नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, 2 यूटीज बनी। उसके बाद इतने सारे जो संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें से कई ऐसी चीजें जो वापस अपने उस जीरो वाले पॉइंट पे जाएंगी। फिर आप देखेंगे देश की राष्ट्रपति तक बात जाएगी, गृह मंत्रालय ने काम करना है, बाकी तमाम लोगों ने। तो एक लंबा प्रोसेस है और अभी लोकसभा के सत्र का भी इंतजार करना होगा। दूसरी बात कि आज जो मुलाकातों की बात हो रही थी, उसमें हमारी जानकारी के मुताबिक 4 तारीख को जब यहाँ विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्योंकि ये 5 सालों के बाद एक ऐसा मौका आया जब यहाँ की सरकार खुद जम्मू कश्मीर का बजट तैयार करेगी, जब तक केंद्र शासित प्रदेश का दिल्ली से होता रहा है। उस बजट को बनाने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन की मिनिस्ट्री, फूड एंड सिविल सप्लाईज की मिनिस्ट्री, ये वो मंत्रालय हैं जिनके तालमेल और जिनके साथ के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए कोई भी फैसला आसान नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फंडिंग जो पैसा लेना है वो सरकार से लेना है। तो इन मंत्रालयों के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, चाहे उसके लिए एक रास्ता भी खोलने की तैयारी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये होगी कि पीएम के साथ मुलाकात बाद दोपहर होगी, लेकिन समय सिर्फ निर्धारित होगा और वो कितने बजे का होगा वो शायद थोड़ी देर में क्लियर हो, जब पीएम दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे से जुड़ने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आसिफ ने कही हैं कि लोग इसे आसान ना समझें, क्योंकि एक आसान प्रक्रिया नहीं है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए हमें संसद सत्र का भी इंतजार करना होगा। कब सत्र होगा, उसमें प्रक्रिया चलेगी, बिल पेश होगा, उसके बाद आगे ये प्रक्रिया चलेगी, फिर राष्ट्रपति तक ये बात जाएगी और राष्ट्रपति इससे अंतिम मोहर लगाएगी। ये अभी इंतजार हमें करना पड़ेगा। न्यूज रूम लाइव इस वक्त छोड़ के भेजना और वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पंजाब की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बठिंडा का दौरा करेंगे और आपको बताना चाहेंगे स्कूल की 5 मंजिला नई इमारत का भी उद्घाटन आज सीएम द्वारा होना है। 11 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कूल की इमारत तैयार की गई है। बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन आज सीएम द्वारा होना है बठिंडा के अंदर। तो देखिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली का मॉडल भी पंजाब में भी, दिल्ली के तर्ज पर पंजाब में भी काम किया जा रहा है। और पंजाब के मुख्यमंत्री आज इसी तरह से शिक्षा के एक और पड़ाव पर एक सौगात जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। स्कूल की 5 मंजिला नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। ये 11 करोड़ की लागत से इस इमारत को तैयार किया गया है और इसका नाम जो है वो बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम का भी आज जो उद्घाटन है वो होना है। यानी 2 जगहों पर आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन होगा। चुनाव भी है और उसको लेकर भी सरकार एक्टिव नजर आती है। सरकार अलग अलग कदम उठाकर लोगों के लिए, लोगों के समक्ष या लोगों को ये तमाम चीजें समर्पित करती है। इसी तरह से अब सरकार काम कर रही है। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बठिंडा का दौरा करेंगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो है यूपी को लेकर आ रही है। जहाँ यूपी बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है और 7 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 7 नाम जो है वो सामने आए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, 7 उम्मीदवार सामने है। कुंदरकी की बात की जाए, रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है और बिल्कुल। और यूपी उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है। यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी की सूची जारी की है। जिस सूची की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल ये 7 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। कुंदरकली से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया। देखिए, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अभी सभी राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी जीत होगी। लेकिन बेहद दिलचस्प ये टक्कर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी हद तक जो नतीजे हैं वो बदले हुए सामने आए थे, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिसका उत्साह 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार में अधिक नजर आ रहा था, लेकिन उस उत्साह के मुकाबले बीजेपी के हित में परिणाम बिल्कुल भी नहीं गए, बैकफुट पर नजर आए। समाजवादी पार्टी ने वहां पर बड़ा फेरबदल करते हुए 37 सीटों पर जीत हासिल की और साथ ही साथ कांग्रेस से मिलकर लगभग 42 से 43 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी मात्र 32 सीटों पर ही खिसक गई उत्तर प्रदेश के अंदर। जो इस बार अब बीजेपी के सामने इस बेंच को यहां पर ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासतौर पर प्रदेश नेतृत्व के साथ। गौरव पांडे इस पर जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है। कहीं पर भी चुनाव हो, कैसे भी चुनाव हो, कुछ भी चुनाव हो, उसका असर बाकी राज्यों के भी देखने को मिलता है। बिल्कुल डीजल इस बात में कोई दुराई नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कहते हैं सीधे दिल्ली का रास्ता खोलता है और ऐसे में अब उपचुनाव का समय चल रहा है। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी गई है। उम्मीदवारों में 2 सीटें ऐसी हैं जहां एससी कैंडिडेट है और बाकी सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट है। दलित और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग पर एक कार्ड खेलने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और साफ तौर पे एक सीट निषाद समाज को भी दी है, क्योंकि निषाद समाज लगातार संजय निषाद मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री से, अमित शाह से, लगातार 3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एक पर सिमट कर रह गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए तो कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि कैंडिडेट सारे जो है वो समाजवादी पार्टी के होंगे, अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का जो है वो सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक ये भी कहावत एक लंबे समय से कही जाती है कि जो सत्ता दल होता है उपचुनाव लगभग वही जीतता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जानकारी हो जाएगी। लेकिन गौरव पूरा तरह से आपने बात की, जाति समीकरण का खूब ध्यान रखा है बीजेपी ने इस लिस्ट में, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो पीडीए का एक बड़ा नारा दिया था वो जादू चल भी गया लोकसभा चुनाव में, क्या ये उपचुनाव में भी काम कर पाएगा? बिल्कुल, ये जरूर काम करेगा। उपचुनाव में कहीं न कहीं फूलपुर की सीट, कटहरी सीट, एक बड़े दावेदार खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, और ये सीटें जिनमें दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। एसीसी सीमेंट, भरोसा अटूट। समाजवादी पार्टी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सीधा असर उपचुनाव में उसका देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसी के साथ गौरव, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए या और किसी पार्टी की बात की जाए, पहला मुद्दा ये होता है जब चुनाव सामने आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो क्या कुछ लगता है उस रणनीति के साथ जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे पाएगी? जो वो बार बार मुद्दा रखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार ही हर पार्टी को चाहिए। देखिए, जाहिर है कि जब एक पक्ष सत्ता दल है, एक पक्ष विपक्ष में है, तो विपक्ष की ये उम्मीद है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास होंगी उस हिसाब से सारे प्रस्ताव पास करा दिए जाएंगे, चाहे वो एमएलए की सीट पे हो, एमपी हो, एमएलसी हो, सभी पर। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है, कुछ तरीके से चुनावी प्रक्रिया है। उपचुनाव हो रहे हैं, जो सीटें खाली हुई हैं उन पर अब देखना ये होगा कि जो उम्मीद है समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर वहां अपने कैंडिडेट को जीत दर्ज कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। कितना मुकम्मल हो पाएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है और उसकी रणनीति में कहीं कोई चूक नहीं रहती। हालांकि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में देखिए गौरव, फिलहाल रोकना चाहूंगा, भारतीयों के कैश का धरना प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर से धरने प्रदर्शन पर बाकियों एक भारतीय किसान यूनियन से और जमीन अधिग्रहण को लेकर ये धरना हो रहा है। आज धरने के 43वें दिन ट्रैक्टरों से किसान पहुंचेंगे और अपना प्रदर्शन वहां पर जाहिर करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, किसान पथ के नीचे खुर्दरी बाजार सुल्तानपुर रोड से आएंगे और सीएम तक पहुंचेंगे, उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, ये बहुत एक बड़ी चुनौती बन गई है किसानों को लेकर। 12 सितंबर से धरने प्रदर्शन पर भाकियों नेता शिकायत हैं और भाकियों जो नेता हैं वो जमीन अधिग्रहण को लेकर ये धरना कर रहे हैं। आज धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों से आएंगे और ट्रैक्टरों से पहुंच कर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। गौरव पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, इस मामले को लेकर जरा समझाइएगा। किसान बीजेयू जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इस धरने का क्या मकसद है, क्या मायना है, और मुख्यमंत्री तक आज पहुंचेंगे, ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं? तो जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर के लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नेता राजेश टिकैत भी लगातार भूमि अधिग्रहण के बिल को लेकर के विरोध में थे, शुरू से विरोध में थे और अभी जमीन पर उतरे हुए हैं अपने ट्रैक्टरों को लेकर के। करीबन हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो खुर्दरी बाजार यानी कि सुल्तानपुर रोड की तरफ आने की बात कही गई है। फिलहाल अभी सुबह तक की जो अपडेट है, तो अपडेट के अनुसार जो पुराने समय से लगातार किसान प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है कि जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा पर न प्रवेश कर सके। बात ये भी कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन सौंपकर ये सभी वापस जाएंगे या जो अभी आश्वासन मिलेगा। लेकिन डीएम की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि यातायात कहीं से बाधित न हो। 45वां दिन है, 43वां दिन है आज, क्या आश्वासन मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा जमीन भूमि अधिग्रहण का बड़ा मामला है, इसको लेकर के किसान परेशान भी हैं और इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन किसान काफी दिनों से धरने पर हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और किसानों पर ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित धरना है, प्रदर्शन है। ये मामला जो उत्तर प्रदेश का है, जमीन अधिग्रहण का है,
ये कितना एक्चुअल मुद्दा है और इस पर क्या सरकार का क्या रवैया हो सकता है? देखिए, सरकार का रवैया स्पष्ट था। पहले से ही सरकार ने कहा है कि किसी मामले में अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बिल है वो फिलहाल स्टे है, फिलहाल उसको अभी लागू भी नहीं किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के किसान जो है वो बिल ना लागू हो सके या जो कार्रवाइयां थी उनको लेकर के अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार अपना रुख जो है वो स्पष्ट करे इन पूरे मामलों पर। लेकिन सरकार के सामने अभी तमाम मुद्दे हैं। उपचुनाव का मुद्दा है, आगे वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, पार्षदी का मुद्दा है, इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दे हैं। फिलहाल सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं है या हो सकता है कोई भूमिका बना रही हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, किसान इस वक्त से ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री तक, लेकिन जिस तरह से गौरव ने कहा कि वहां पर प्रशासन अलर्ट है, जहां से बॉर्डर है उस जिले का प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं ताकि वहां पर किसान कोई भी बड़ी हिंसा को अंजाम न दें। इधर बहराइच की बात करें तो बहराइच में एक बार फिर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। ये शासन ने मदरसों की जांच को लेकर अपना पत्र जारी कर दिया है और बहराइच में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त बताए जा रहे हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम से वार्ता की है। इसमें डीएम के आदेश पर आगे की कार्रवाई भी शुरू होगी। तो देखिए, बहराइच में ये बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जो फंडिंग है उसकी जांच कराई जाएगी। इससे पहले भी चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पर मदरसों को लेकर कई बार आवाज उठती नजर आई है। और उत्तराखंड में खासतौर पर कई मदरसों की जांच भी की गई है, उत्तर प्रदेश में कई मदरसों की जांच की गई है। फंडिंग को लेकर क्या वहां पर उनमें रजिस्ट्रेशन है या नहीं, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के ये मदरसे चल रहे हैं। तो फिलहाल बहराइच में जो 792 मदरसे हैं उसमें से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गैर मान्यता प्राप्त किए हुए मदरसों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फंडिंग को लेकर बहराइच से अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बताइएगा, फंडिंग मामले को लेकर मदरसों की बड़ी बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 30 से 45 वर्ष हो गए हैं इन मदरसों को चलते हुए और अभी भी ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड है। क्या कुछ लगता है आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? निश्चित तौर से रूपाली, ये बहराइच जिला है और ये जो बहराइच जिला है ये भारत नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित होते हैं और ये इसकी संख्या बहुतायत होती चली गई और लगातार ये बढ़ते ही रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच कराई तो प्रदेश में लगभग 4000 ऐसे मदरसे हैं जिसकी अब फंडिंग की जांच होने वाली है। और यह जांच कोई और नहीं करेगा बल्कि एटीएस कराने जा रही है। जिलों के अंदर एटीएस जाएगी और एक एक ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त रहे हैं और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कौन सी संस्था इन्हें पेमेंट कर रही थी या किन इलाकों से, किन देशों से इनको फंड मिल रहे थे। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोग कहते हैं मुझे स्थानीय स्तर से ही चंदा एकत्र करके ये सब संचालित कराए जा रहे थे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो साफ तौर से इस बात के निर्देश दे रखती है कि प्रदेश के अंदर बाहरी फंडिंग नहीं होने दी जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारी बहराइच के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है मैं जरूर यहाँ का अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हूँ, लेकिन यह जांच करके हमने रिपोर्ट शासन में भेज दी है। लेकिन अब फंडिंग की जांच जो एटीएस है वह करेगी अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, क्योंकि बॉर्डर पर भी एटीएस तैनात है। और जो 4000 ऐसे मदरसे हैं जिसकी लिस्टिंग कर दी गई, ये जांच पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की होने वाली है। ये न सिर्फ बहराइच जिला बल्कि 4000 मदरसे हैं, उन मदरसों की जांच होने वाली है जिसमें 495 मदरसे बहराइच से आए हैं। क्योंकि बहराइच बॉर्डर का जिला है इसलिए काफी सुर्खियों में रहता है। इससे पहले भी तमाम घटनाओं को लेकर के बहराइच सुर्खियों में रहा है। अब यह चीजें निकल के आई है क्योंकि अभी मेरी कुछ देर पहले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात के शासन से पत्र आए हैं कि एडीएस बहराइच के उन मदरसों की जांच करेगी। जी रूपाली,
लेकिन अभी ये मामला पहले का है, पहले से ही ये मामला उठा हुआ है, सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं। क्या उसके बाद कोई मदरसे सरकार की रजिस्ट्रेशन की सूची में आए हैं? क्या उसमें अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे? निश्चित तौर से कुछ ऐसे मदरसे जरूर हैं जो सरकारी फंडिंग से चल रहे हैं, सरकार उनका संरक्षण करती है, वो बाकायदा पंजीकृत भी है, ऐसे भी है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उसको लीगलाइज करा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास न तो डॉक्यूमेंट्स है, न उनके पास कोई कागज पत्र है, तो ऐसे लेवल पे उसे फर्जी या अवैध ही माना जाएगा। अब शासन सरकार अजय, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से शीतल ने कहा कि क्या कुछ मदरसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन उन मदरसों पर सवाल उठेगा जो नॉन रिकॉग्नाइज है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाएंगे, और सवाल यहाँ पर फंडिंग को लेकर होगा कि बाहरी देशों से क्या इन मदरसों को फंडिंग होती है, और अगर ऐसी बात सामने आई तो कार्रवाई का विषय बन सकता है। निश्चित तौर से अब क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल कार्य करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट जरूर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस जो एटीएफ के जांच के बाद अगर यह बात प्रमाणित होती है कि विदेशी फंडिंग हुई या गैर कानूनी तरीके से पैसों का आदान प्रदान हुआ और अवैध तरीके से फंडिंग करने के बाद यह मदरसे संचालित हुए, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली है, और एटीएफ जैसी एजेंसियां इस मामले की जांच करेगी, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय ये जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। मदरसों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, जो इलीगल या फिर जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उन तमाम मदरसों को लेकर इस वक्त सरकार सजग नजर आ रही है और कदम उठाने जा रही है। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी, तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी सातवीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वो ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि देश जब 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत, और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है।
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेडिकेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से इसमें कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लेफ्ट होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर। इस वक्त आप संबोधन देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से, जहां पर उन्होंने ये संबोधन किया और खास तौर पर भारत सरकार की नीतियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात झारखंड की होगी, जहां पर अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। साहिबगंज में 1200 करोड़ के अवैध खनन का ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी राजेश यादव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव का भाई यह आरोपी बताया जा रहा है। तो ईडी किस तरह से अभी झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही है, ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अलग अलग मामलों में। और एक और छापेमारी की गई है जिसमें 1200 करोड़ के अवैध खनन का ये पूरा मामला है। अवैध खनन जिस तरह से हो रही है उस पर ये शिकंजा कसने यहाँ पर जा रही है ईडी की टीम और शिकंजा कस भी चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी जो सुनील यादव है, ये उनका आरोपी जो है वो बताया जा रहा है, ये उनका भाई है जो आरोपी है, जिस मामले में ईडी ने अभी फिलहाल ये शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश की। बिल्कुल, इसी के साथ झारखंड के साहिबगंज की अगर बात की जाए तो आपको बता दें वहां पर 1200 करोड़ रुपए का अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी राजेश यादव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी का शिकंजा जो है एक बार फिर से छिटा हुआ साहिबगंज के आरोपी राजेश यादव पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव के भाई है ये आरोपी। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ ये सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज सुनील यादव का राजमहल सीट से नॉमिनेशन जो है वो तय किया गया था और दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि उनके भाई के ऊपर यानी राजेश यादव के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां नॉमिनेशन था, दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा, सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें ईडी की टीम में 4 अधिकारी और आधा दर्जन से ज्यादा मतलब वहां पर अर्धसैनिक बल जो है वो शामिल है। फिलहाल छापेमारी जो है की जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में ये 1200 करोड़ के अवैध खनन का मामला जो है सामने आया है, जहां पर ईडी द्वारा छापेमारी जो है वो की जा रही है। ईडी द्वारा जो है फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उपचुनाव भी हैं और इससे पहले ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके भाई के घर पर ये छापा मारा है। उनके भाई का इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। अवैध खनन का मामला है, ये कम भी नहीं, 1200 करोड़ रुपए का अवैध खनन का ये मामला बताया जा रहा है। इलीगल जो जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अब इसमें देखना होगा कि फिलहाल आगे क्या कार्रवाई होगी। मनीष झा हमारे साथ संवाददाता इसमें ज्वाइन हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी बताइएगा इस बारे में। मनीष आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मरीज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त मरीज हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी का एक्शन इस वक्त झारखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, वो देखिए किस तरह से चल रहा है। यूपी से बड़ी खबर, कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर हाथ का पंजा खाली रह गया। कांग्रेस अब हाथ बल्कि रहे, हाथ का पंजा ये खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ बल्कि रहे। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। और यूपी से जहां पर कांग्रेस के उपचुनाव लड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है और बीजेपी ने ये तमाम बातें कही हैं
कि अब हाथ का पंजा खाली रह गया है, उससे कुछ नहीं है। अब जो कांग्रेस है वो इन उपचुनाव में हाथ मलती हुई नजर आ रही है। भाजपा का कांग्रेस मुक्त नारा सपा साकार कर रही है और ये जो बीजेपी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, उसका जो सपना है वो समाजवादी पार्टी जो है वो साकार कर रही है। वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को इन उपचुनाव में अपने साथ नहीं रखा है, अगर रखा भी है तो कुछ कम सीटों पर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत।